हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे अशनीर ग्रोवर की, जिन्होंने अपनी जो बायोग्राफी है दोगलापन, उसमें मेंशन किया है कि कैसे इन्होंने जोमेटो के आईपीओ में इन्वेस्ट करके 8 मिनट में 2.25 करोड़ रुपए कमाए। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम क्विकली बात करें कि भाई अशनीर ग्रोवर कौन है, तो अशनीर ग्रोवर जो भारत पे एक फिनटेक कंपनी है, उसके फॉर्मर फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्होंने इस कंपनी को शाश्वत नाकरानी और भाविक कोलडिया के साथ मिलकर के 2018 में फाउंड किया था। इसके अलावा ये जो फेमस रियलिटी टीवी शो है शार्क टैंक इंडिया, उसमें भी अपीयर हुए हैं उसके सीजन 1 में। और अभी एक टीवीएफ का पिक्चर का सीजन 2 आया है, उसमें भी इन्होंने एक छोटा सा रोल किया है। और इसके अलावा अगर भारत पे की बात की जाए, दो ये इसके फाउंडर थे, लेकिन फिर भी इनकी जो उनके बोर्ड के साथ लड़ाई हो गई थी जनवरी 2022 के आसपास, इस वजह से इन्होंने मार्च 2022 में भारत पे के जो बोर्ड और जो इनकी पोजीशन थी उससे रिजाइन कर दिया था। और अब अगर बात की जाए कि भाई इन्होंने 8 मिनट में 2.25 करोड़ रुपए कैसे कमाए हैं, तो आपको याद होगा कि जब अशनीर ग्रोवर का पहली बार नाम सामने आया था जनवरी 2022 में, तब इशू ये था कि वो एक कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉय को काफी ज्यादा गालियां दे रहे थे, जिसकी की एक क्लिप एक अननोन यूजर ने ट्विटर पे शेयर कर दी थी। और उसके बाद पता लगा था कि भाई किस तरह से आईपीओ फाइनेंसिंग की जा रही है, क्योंकि उसमें कोटक महिंद्रा बैंक ने जो नाइका का आईपीओ है उसकी फाइनेंसिंग के लिए इनको पैसे नहीं दिए थे, जिसकी वजह से इनको नुकसान हुआ था। तो चाहे नाइका के आईपीओ से ये ना कमा पाए हों, लेकिन जोमेटो में इन्होंने जो आईपीओ है उसमें इन्वेस्ट करके 2.25 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो इनकी जो बुक है बायोग्राफी दोगलापन, द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स, इसमें इन्होंने बताया है कि जब जोमेटो का आईपीओ आया था तो इन्होंने उसमें 100 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन लगाई थी। और इससे जो इनके जानने वाले हैं सभी हैरान हो गए थे कि भाई इतना पैसा ये कहां से लेकर के आए हैं कि 100 करोड़ रुपए ये आईपीओ में लगा रहे हैं। हालांकि इन्होंने बोला है कि ये सिंपल लीवरेज का केस था, यानी कि इन्होंने आईपीओ फाइनेंसिंग कराई थी कोटक बैंक से। तो इन्होंने कहा है कि 100 करोड़ रुपए के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए इन्होंने अपनी पॉकेट से लगाए थे, बाकी का जो 95 करोड़ रुपए है इन्होंने कोटक वेल्थ जो है उनसे लोन के रूप में लिया था 1 वीक के लिए। क्योंकि 1 वीक में आपको जो आईपीओ के लिए जब आपको पैसा लगाना होता है, तो 1 वीक के लिए आपका पैसा ब्लॉक होता है। तो इन्होंने 10% के जो एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट है उस पे 95 करोड़ रुपए आईपीओ फाइनेंसिंग की तरह कोटक वेल्थ से लिया था, जिसके ऊपर इन्होंने एक हफ्ते में लगभग 20 लाख का एडिशनल इंटरेस्ट दिया था। तो इनकी जो ओवरऑल कॉस्ट है आईपीओ के शेयर की, वो 20 लाख रुपए से ओवरऑल बढ़ गई थी। तो जो जोमेटो का आईपीओ है, आपको पता है कि वो ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था 30 टाइम्स। उस वजह से 100 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन के बदले इनको 3 करोड़ रुपए के शेयर्स मिले थे। लेकिन 23 जुलाई 2021 को जब जोमेटो का शेयर लिस्ट हुआ था, तो उसका इशू प्राइस 76 रुपए था, लेकिन वो 115 रुपए पे लिस्ट हुआ था। तो इन्होंने देखा कि भाई इसकी तो बहुत ही अच्छी लिस्टिंग हुई है, तो इन्होंने अपने जो वेल्थ मैनेजर है उनको बोला कि इनके सारे जो 3 करोड़ की जोमेटो के शेयर हैं वो आप बेच दीजिए। और बाय द टाइम इनका जब ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, तो वो जैसे ही लिस्ट होने के बाद जोमेटो का शेयर और ऊपर भागा था। तो इनका जो एवरेज प्राइस निकल के आया था इनके 3 करोड़ रुपए के शेयर का, वो 136 रुपए पर शेयर करके निकल के आया था। तो इनकी 75 रुपए की, तो इनका 76 रुपए तो इनका इशू प्राइस था। इसके ऊपर क्योंकि 20 लाख रुपए का इन्होंने इंटरेस्ट दिया था कोटक वेल्थ को, तो इनकी जो कॉस्ट है 82 से 85 रुपए पर शेयर पड़ी थी। उस शेयर को इन्होंने 136 रुपए पर शेयर पे बेच दिया था। तो ओवरऑल इनको 2.25 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। और ये जो शेयर्स थे लिस्टिंग के दिन इन्होंने 8 मिनट में बेच दिए थे, इसलिए इन्होंने बोला है कि 8 मिनट में इन्होंने 2.25 करोड़ रुपए कमाए थे जोमेटो के आईपीओ से। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या ये प्योरली तुक्का था, तो इन्होंने उसके जवाब में दिया है कि भाई ऐसा नहीं था। इन्होंने जोमेटो को रीड किया था और इनको उम्मीद थी कि जोमेटो अच्छा करेगा, और इसके काफी सारे रीजन थे। जैसे कि पहले तो ये जोमेटो के जो फाउंडर हैं दीपेंदर, उनको जानते थे और उनकी कैपेबिलिटी में इनको विश्वास था। दूसरा, इन्होंने फंडामेंटली भी बोला था कि जोमेटो इनको अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पे कोविड पेंडेमिक चल रहा था। और जो लोग पहले ऑफिसेज जाया करते थे वो अपने लिए ऑर्डर करते थे, अब क्योंकि वो घर से काम कर रहे थे तो अपने सभी फैमिली मेंबर यानी कि 3 से 4 लोगों के लिए ऑर्डर कर रहे थे। तो जिससे कि जोमेटो के जो एब्सोल्यूट मार्जिन है वो बढ़ गए थे। इसके अलावा उस टाइम पे रेस्टोरेंट में लोग विजिट नहीं कर रहे थे कोविड की वजह से, लॉकडाउन लगे हुए थे, या लॉकडाउन के बाद भी लोग रेस्टोरेंट जाना पसंद नहीं कर रहे थे। तो उस टाइम पे सारे ऑर्डर ऐप के द्वारा ही ज्यादातर लिए जा रहे थे। तो ऐसे में रेस्टोरेंट भी पंगा नहीं लेना चाहते थे जोमेटो स्विगी से, तो वहां पे भी जो रेट का रिस्क था कि रेस्टोरेंट उनके साथ रेट शेयर नहीं करेंगे, उसका भी रिस्क कम था। दूसरा,
जो इनके डिलीवरी बॉय हैं, जो कि सबसे बड़ी कॉस्ट होती है ज़ोमैटो जैसी कंपनी के लिए, उनमें भी जॉब इनसिक्योरिटी थी कि भई कोविड के टाइम पे अगर वो जॉब छोड़ते हैं तो उनको दूसरी जगह जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसलिए डिलीवरी कॉस्ट भी उस टाइम पे काफ़ी कम थी। तो ये सभी चीज़ें ज़ोमैटो के फ़ेवर में जा रही थी और उन्होंने कहा है कि कोविड ने रादर कुछ कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया था, ज़्यादातर इंडस्ट्री को इसने बर्बाद किया था। लेकिन जैसे यूपीआई पेनिट्रेशन है, जो डिजिटल पेमेंट्स है, कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि लोग अपने हाथ में खुले पैसों से पेमेंट नहीं करना चाह रहे थे। तो ऐसे में सिमिलरली जो फूड ऐप हैं, चाहे वो स्विगी हो या ज़ोमैटो हो, उनका भी ओवरनाइट बिज़नेस बढ़ गया था क्योंकि लोग घर पे मँगाना चाह रहे थे खाने को रादर देन किसी रेस्टोरेंट में जाके खाएँ। तो इन सभी वजहों से इन्होंने ज़ोमैटो पे रिस्क लिया, जिसकी वजह से इनको सवा 2 करोड़ रुपए 8 मिनट में कमाने का मौका मिला। तो क्या इससे हमें ये लेसन मिलता है कि भाई पैसे कमाना तो बहुत आसान काम है, तो कभी कभी भी कोई बहुत ही अच्छा आईपीओ आए तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमें भी करनी चाहिए? तो पहले तो जब ये किस्सा सामने आया था उसके बाद आरबीआई ने और सेबी ने जो आईपीओ फाइनेंसिंग के रूल हैं वो काफी टाइट कर दिए हैं। अब आपको 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की आईपीओ फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी आसानी से। तो इस वजह से अब इस तरह के 95 करोड़ के लोन लेकर के आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। और तभी आपने देखा है कि लेटली जो भी नए आईपीओ हैं उसमें बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन नहीं देखे जा रहे हैं। और दूसरा, इवन अगर तब भी अगर आप कर भी पाते हैं किसी तरह से पैसे को अरेंज करके, तब भी जो जोमेटो में हुआ वो ऐसा नहीं कि हर जगह होगा, क्योंकि इन्होंने सेम चीज कार ट्रेड के आईपीओ में भी करी थी और वहां पे इन्होंने 25 लाख रुपए लूज भी किए थे। यानी कि एक जगह पे सवा 2 करोड़ रुपए कमाए तो दूसरी जगह 25 लाख रुपए लूज भी किए। और अगर कोई बहुत ही ज्यादा शेयर गिर जाता तो उसमें इनको और भी भारी नुकसान हो सकता था। तो इन्होंने बुक में साफ साफ कहा है कि भाई स्टॉक मार्केट में जो इक्विटी पोर्टफोलियो है उसको मैनेज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस स्टोरी को सुन करके ऐसा रिस्क लिए लीजिए। लेकिन उन्होंने साथ-साथ में ये कहा है कि भई अगर आप अपनी जो बेट्स है, जो भी रिस्क लेंगे उसको कवर करेंगे, उसको इंश्योर कराएँगे, तो आप मीडियोकर रिटर्न ही आपको मिलेंगे, थोड़ा बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आप अगर हाई रिस्क लेंगे और जैसे अर्ली स्टेज फाउंडर पे इनको जहाँ पे विश्वास होता है, वहाँ पे ये हाई रिस्क ट्रेड लेते हैं और वहीं से ही बड़ा पैसा बनता है। तो इन्होंने अपनी बुक में ये सब मेंशन किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।